रोमन आर्मी के अंदर सोल्जर्स को शादी करने की परमिशन नहीं थी और जो सोल्जर्स शादी कर भी लेते थे रोम की सरकार उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। सोल्जर्स को रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट मिलता था, पर क्योंकि रोम के पास उस समय पैसे नहीं थे तो वो ऐसा झोल कर रहे थे कि सोल्जर्स रिटायर ही नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा था, जिससे उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अगर किसी रोमन सोल्जर की रिटायरमेंट के पहले मौत हो जाती थी और उसने पेपर वर्क नहीं किया होता था तो उसकी फैमिली को चवन्नी भी नहीं मिलती थी। 14 सीई में अगस्त के महीने में रोम के एम्परर ऑगस्टस की मौत हो गई। इस समय रोम के 3 लीजन्स जिसमें लगभग 15,000 सिपाही थे डन्यूब नदी के पास एक कैंप में तैनात थे। जब उनके पास ये मौत की खबर पहुंची तो उनमें मातम छा गया। इस मातम के दौरान कुछ रोमन सोल्जर्स ने बगावत शुरू कर दी और धीरे धीरे तीनों लीजन्स के 15,000 फौजी इस बगावत में जुड़ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि वो रोमन फौज जिसका उस समय ऐसा वर्चस्व था, सब उनसे खौफ खाते थे, ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतनी बड़ी बगावत करने के लिए उतर गए तब जब उनके एम्परर की मौत हुई थी, उस एम्परर की जिसने डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए थे। ऐसी क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से रोमन सोल्जर्स अपनी सर्विस पूरी करने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं ले पा रहे थे? और अगर रिटायरमेंट के पहले सोल्जर को कुछ हो जाता था तो उसकी फैमिली का क्या होता था? कहानी शुरू होती है 27 BCE से। ये वो साल है जब ऑगस्टस रोम के एम्परर बनते हैं और यहाँ से रोमन एम्पायर ऑफिशियली स्टार्ट होता है। एम्परर बनने के बाद ऑगस्टस ने रोम की मिलिट्री को बहुत बड़े लेवल पे कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज किया। इसके पहले रोमन आर्मी में जो सोल्जर्स होते थे वो अपने जनरल्स के लिए लड़ते थे, ना कि रोम की जनता के लिए या रोम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जिस जनरल को कोई लड़ाई करनी है तो अपने लीजन्स को इकट्ठा करता था, लड़ाई करता था और लड़ाई के बाद उस लीजन को वो डिसबैंड कर देता था। पर इस सारी चीज़ को ऑगस्टस ने चेंज किया। पहले रोमन आर्मी के पास 60 लीजन्स थे, पर जब ऑगस्टस ने रिफॉर्म किए तो उसने इनको 28 लीजन्स में बना दिया और इनको रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया। उसके साथ रोमन सोल्जर की सर्विस की टाइम ड्यूरेशन को भी सेट कर दिया गया। पहले 16 साल और बाद में 20 ईयर्स, यानी आपने 20 ईयर सर्विस कर लिया तो आप रिटायर हो सकते हो। उसके ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोमन सोल्जर की सैलरी फिक्स हो गई। उस वक्त रोम में एक सिल्वर कॉइन चलता था जिसको डेनारियस कहते थे। इससे छोटा एक और कॉइन होता था जिसको सेस्टर्स कहते थे। एक लीजनरी को हर साल 225 देनारी यानी 900 सेस्टर्स की फिक्स सैलरी मिलती थी। जब एक लीजनरी की 20 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट बहुत बड़ा था, लगभग 3000 देनारी, यानी 13 साल की सर्विस की सैलरी एक साथ। क्योंकि उस समय रोम के पास कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इतने सारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको पैसा दे पाए। तो उन्होंने एक झोल किया, उन्होंने सोल्जर्स के लिए रिटायर होना बहुत मुश्किल कर दिया। इस तरह से रोमन मिलिट्री स्ट्रक्चर ऐसा हो गया था कि अगर कोई लीजनरी घिसा पिटा के किसी तरह रिटायरमेंट के एज पे पहुंच गया फिर तो उसके हिस्से के जो पैसे हैं या उसकी ज़मीन जो है वो उसको मिल जाएगी, पर अगर उसके पहले उसको कुछ भी होता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और बस रोमन्स की बात नहीं है, आज भी हम में से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे यही चलता है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है तब पता चलता है कि हम कितने प्रिपेयर्ड थे। हमारे देश के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 10 to 14% बढ़ता है, यानी नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा। ऐसी सूरत में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो अगर आपने बहुत सेविंग्स भी की हुई है तो इमरजेंसी में आने वाली सिचुएशन के लिए वो सेविंग्स भी छोटी पड़ जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है हेल्थ इंश्योरेंस। पर जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो फिर कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं कि पता ही नहीं चलता कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई पॉलिसी उठा के उसको पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें इतने सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आपको मिल क्या रहा है। और तीसरी दिक्कत यह है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पॉलिसी लेनी है तो जब आप सर्च करना शुरू करते हो तो आपको इतने सारे पुशी सेल्समैन के फ़ोन आते हैं कि आप या तो कोई गलत पॉलिसी ले लेते हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आप पॉलिसी लेते ही नहीं हो, जो कि एक बहुत रिस्की चीज़ है। इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है डिट्टो। डिट्टो एक जीरोधा बैक्ड इंश्योरेंस एडवाइजरी है।
इसका मतलब ये है कि ये आपको कोई इंश्योरेंस नहीं बेचते, बल्कि इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सही पॉलिसी कैसे लेनी चाहिए, इन सारे डिसीजंस में आपकी हेल्प करते हैं। और अगर कभी आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसका पेपर वर्क भी ये संभाल सकते हैं। डिट्टो इंश्योरेंस हर हफ्ते सिंपल इंग्लिश में एक मास्टर क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर वो इंश्योरेंस से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स जैसे रूम रेंट लिमिट, वेटिंग पीरियड, को पे जैसे टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं और इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या क्या बातें देखनी चाहिए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। डे 1 फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड डे 2 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ये सेशन सिर्फ 1 घंटे के हैं और इनके अंदर लाइव Q&A भी होता है, तो अगर आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये मास्टर क्लास 50,000 से ज़्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली स्पैम फ्री है, यानी इसको अटेंड करने के बाद आपको पुशी सेल्समैन फ़ोन करके पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि ये सेशंस लाइव और इंटरैक्टिव होते हैं, इसीलिए इनमें हर हफ्ते कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं। जिज्ञासियम के व्यूअर्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं। तो अगर आप डिट्टो की मास्टर क्लास अटेंड करके इंश्योरेंस के बारे में समझना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, तो इस मास्टर क्लास के रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस बात करते हैं रोम और उनके फौजियों की। ऑगस्टस ने इतने सारे रिफॉर्म्स करके एक नया सिस्टम बना तो दिया था, पर क्योंकि ये पहली बार था जब रोम के अंदर इतने सारे रिफॉर्म्स, बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो ये नेचुरल सी बात थी कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें तो आनी थी। सबसे पहले 6 CE में ऑगस्टस ने अपने पैसे डाल के एक ट्रेजरी बनाई। आप इसको एक खजाने की तरह सोच सकते हो। इस खजाने से सोल्जर्स के रिटायरमेंट वाला पैसा पे किया जाना था। तो शुरुआत में तो यहाँ से पेमेंट होती रही, पर कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ सालों के अंदर ये दिखने लगा कि इसी पैसे से, जिस पैसे को जिसमें रोमन एम्परर ने अपने पैसे डाले हैं, अगर उससे ही पे किया जाएगा तो बहुत जल्दी एम्परर भाई साहब कंगाल हो जाएंगे। तो ऐसे तो ये खजाना नहीं चल सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर ऑगस्टस ने एक नया सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक नया टैक्स जनता से कलेक्ट करना शुरू किया। इसको इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। ये टैक्स ऐसे काम करता था कि जब रोम के अंदर कोई सिविलियन जिसके पास प्रॉपर्टी है या पैसे है, जब उसकी मौत होती है तो अगर उसका कोई डायरेक्टली डिसेंडेंट है, उसका बेटा है, उसका भाई है, इमीडिएट फैमिली वाला मेंबर है कोई, उसको पैसे जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है। पर अगर उसके पैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जा रहे हैं जो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, साइडवेज है, जैसे कि कोई रिश्तेदार हो गया दूर का या कोई दोस्त हो गया, इन लोगों को पैसे जा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलने वाला है, टोटल पैसा जो उसको मिलेगा उसमें से 5% आपको रोम को देना पड़ेगा। इस तरह से ऑगस्टस ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जिसमें जब प्रॉपर्टी वाले या पैसे वाले सिविलियंस मरते थे तो उनकी मौत की वजह से इनहेरिटेंस टैक्स से जो पैसा मिलता था उससे फौजियों का रिटायरमेंट फंड बनाया जा रहा था। सोल्जर्स को रिटायरमेंट पे जो पैसे मिलने हैं वो कहाँ से मिलने हैं, वो प्रॉब्लम इस समय के लिए थोड़ी सॉल्व हो गई। पर मेन दिक्कत ये थी कि रोम ऐसी कोशिशें कर रहा था कि उनके सोल्जर्स रिटायर ही ना हो पाए। तो आप सोच के देखिए, किसी फौजी ने 20 साल तक सर्विस की है, बार बार कैंपेन्स पे गया है, लड़ाइयाँ की हैं, उस 20 साल में अगर वो बच गया जिंदा, अब 20 साल उसको लग रहा है कि यहाँ पे पहुँच के उसको सारे पैसे जो एक साथ 13 साल की सैलरी है वो लमसम मिल जाएगा। पर दिक्कत यह है कि रोम कह रहा था कि नहीं, अभी तुम कुछ साल सर्विस और करो अंडर द कलर्स रह के, आप हमारी फौज का हिस्सा हो, रिजर्व हो, आपकी फिजिकल ड्यूटी हम कम कर देंगे पर आप फौज का ही हिस्सा हो, तो रिटायर आप नहीं हुए हो। इसके वजह से रिटायरमेंट की एज का सोल्जर्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और कितने बार तो ये सिचुएशन हो रही थी कि 20, 30, 40 साल तक फौजी ही है, रिटायर ही नहीं हो पा रहा है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, लड़ाई नहीं करेगा पर रिटायर नहीं हुआ है ताकि उसको वो पैसा ना मिले। ये तो रिटायरमेंट का लफड़ा था। फिर अगर आप एक तरफ कहो कि चलो सैलरी तो मिल रही थी फिक्स, सैलरी में भी प्रॉब्लम थी। कहने के लिए रोमन सोल्जर्स की सैलरी फिक्स तो हो गई थी, पर उसमें भी जो पैसा उसको मिलना था वो पूरी तरह उसको मिलता नहीं था। इजिप्ट में खुदाई में कुछ रोमन सोल्जर्स की सैलरी के रिकॉर्ड्स मिले हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मॉडर्न पे स्लिप जैसे होती है ना, कि कहाँ कहाँ आपके डिडक्शन हुए हैं, बिल्कुल वैसी पे स्लिप उनकी थी। सैलरी मिलने से पहले ही रोम की सरकार उसमें से बहुत सारी चीज़ें काट लेती थी, जैसे कि एक सोल्जर ने जो भी बॉडी के ऊपर पहना है, उसकी यूनिफॉर्म, उसका आर्मर, उसने पैर में जो पहना है, उस सब चीज़ का पैसा, उसके वेपन्स का पैसा, जिस बेड पे वो सो रहा है उसका पैसा, जिस टेंट में वो रहता है उसका पैसा, ये सारी चीज़ें कट के पहले ही अलग हो गई। इसके बाद जो पैसा बचता था वो भी सोल्जर्स को हाथ पे नहीं मिलता था, वो पैसा जाता था एक स्पेशल तरह के अकाउंट में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्ती का सेविंग्स अकाउंट था। और इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं था कि मुझे उसमें पैसे नहीं डालने हैं, आपको उसमें पैसे डालने ही होते थे। ये पैसा जिस अकाउंट में या जिस सिस्टम में जाता था, इसको सिंपल भाषा में आप एक रेजिमेंटल बैंक की तरह सोच सकते हो।
ये कैसे काम करता था ये भी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आप एक रोमन फोर्ट यानी एक रोमन किला इमेजिन करिए। उस किले के बीचों बीच उनके हेडक्वार्टर्स होते थे और इस हेडक्वार्टर के सेंटर में एक छोटा सा कमरा होता था जिसे रोमन सोल्जर्स एक पवित्र जगह की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि इस कमरे के अंदर रोमन आर्मी के स्टैंडर्ड्स होते थे। ये स्टैंडर्ड्स देखने में आपको ऐसा लगेगा कि झंडे का एक वेरिएशन है, और रोमन सोल्जर्स के लिए उनकी स्टैंडर्ड्स की बहुत इज्जत होती थी। लड़ाई में वो स्टैंडर्ड लेके चलते थे। एक पर्टिकुलर इंसान था जिसको असाइन किया गया था कि तुम इस स्टैंडर्ड को लेके चलोगे। हर यूनिट का अपना एक स्टैंडर्ड होता था और उस स्टैंडर्ड को खो देना उस यूनिट के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती थी। और इसीलिए जब रोमन्स लड़ते थे किसी से तो उनके एनिमीज भी उन स्टैंडर्ड्स को कैप्चर करने की, छीनने की कोशिश करते थे। जिन कमरों में ये स्टैंडर्ड्स रखे होते थे उन्हीं के साइड या नीचे एक लॉकर रूम होता था जिसमें सोल्जर्स के पैसे इकट्ठा किए जाते थे। ये वही पैसे हैं जो रोमन सोल्जर की सैलरी में से जो कट के पैसे बचे वो पैसे यहाँ स्टोर होते थे। जो व्यक्ति उन स्टैंडर्ड्स को वॉर में, बैटल में कैरी करता था उसको स्टैंडर्ड बीयरर कहते थे। अब इस इंसान का भी रोल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 रोल करता था लड़ाई के दौरान, स्टैंडर्ड बीयरर, पर क्योंकि स्टैंडर्ड बीयरर जनरली पढ़ा लिखा होता था और एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा था, वो स्टैंडर्ड को बेयर कर रहा था, इसीलिए उस पर्टिकुलर रेजिमेंट का, उस ग्रुप का वो क्लर्क होता था। तो जब लड़ाई चल रही है तो स्टैंडर्ड बेरर था, और जब लड़ाई नहीं चल रही है, पीस टाइम है, तो वो अकाउंटेंट यानी मुंशी या क्लर्क का काम करता था और ये इंश्योर करता था कि सारे पैसे, जो सैलरी के पैसे सोल्जर्स के इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी सेफ गार्डिंग हो, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो मान लीजिए कि एक रोमन लीजन में 5000 सोल्जर्स हैं। इन 5000 को 10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। हर ग्रुप में 500-500 लोग। हर ग्रुप का अपना एक बैग होता था जिसमें उन 500 सोल्जर्स की सैलरी का हिस्सा पड़ा होता था। तो एक ग्रुप के अंदर 500 लोग हैं, उन 500 लोगों का एक बैग। इस तरह से 10 बैग होते थे। एक 11th बैग भी होता था जिसमें सब लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते थे। और ये 11th बैग का पर्पस क्या था कि अगर इस लीजन में से किसी भी लीजनरी की, किसी सोल्जर की मौत होती है तो उसका फ्यूनरल जो करना है, इज्जत से करना है, उसमें जो खर्चा होगा उसका पैसा इस 11th बैग से आता था। तो इस 11th बैग को आप एक फ्यूनरल इंश्योरेंस बैग की तरह सोच सकते हो कि सारे सोल्जर्स मिलकर उसमें पैसे डाल रहे हैं, पर उसमें से पैसे निकाले तभी जाएंगे जब किसी साथी, किसी सोल्जर की मौत होती है, उसके फ्यूनरल को हैंडल करने के लिए। तो एक रोमन सोल्जर की फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए। जो उसको सैलरी मिल रही है वो तो जा रही है उसके बैग में, इतना सब कुछ कटने के बाद जो मिल भी रहा है वो उसके हाथ में नहीं आ रहा। उसके ऊपर से अगर वो सोचता है कि चलिए जब मैं रिटायर होऊंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, वो रिटायरमेंट की जो फिनिश लाइन है 20 साल की, वो लगातार मूव हो रही है। तो ये भी नहीं पता आपको कि आप 20 साल सर्विस करोगे, 25 करोगे, 40 साल करोगे, वो भी हाथ में नहीं मिल रहा। उसके ऊपर से अगर रिटायरमेंट की जो एज आएगी, पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी, उसके पहले अगर कुछ हो जाता है अनहोनी, अगर मर जाता है सोल्जर, तो उसके परिवार को, खासकर उसकी वाइफ और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ऐसी जाति क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि ऑगस्टस के टाइम पे रोमन फौज के अंदर फौजियों को शादी करना अलाउड नहीं था। तो अगर आप फौज को ज्वाइन कर रहे हो तो पहले तो आपको शादी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने शादी की हुई है, उस शादी को फौज को ज्वाइन करते ही इलीगल मान लिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने शादी ऑलरेडी की हुई है तो आपकी बीवी को रोमन आर्मी या रोमन सरकार लीगल लेजिटिमेट कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि शादी लीगल है। तो शादी के बाद अगर आपके बच्चे हो रहे हैं तो वो सारे बच्चे भी कानून की नज़र में इलेजिटिमेट माने जाएंगे। इन्हीं सारी जातियों की वजह से 14 CE में जब एम्परर ऑगस्टस की मौत हुई तो ये जो 3 लीजन्स थे जिसमें 15,000 फौजी थे, डन्यूब नदी के पास स्टेशन थे, पहले तो उन्होंने मातम मनाया, पर जब एम्परर की मौत होती थी तो उसके बाद एक मॉर्निंग पीरियड होता था जिसमें कोई मेजर मिलिट्री एक्शन नहीं करना होता था। तो जब ये मातम का टाइम चल रहा था तो उस समय कुछ सोल्जर्स आपस में बातचीत करने लगे अपनी कंडीशंस के बारे में। उसमें एक सोल्जर था जिसका नाम पर्सिनियस था। उसने अपने साथियों को ये कहना शुरू किया कि अभी उनके एम्परर की मौत हुई है, अब नया एम्परर बनेगा उसका बेटा जिसका नाम टाइबेरियस था। जो ट्रांजिशन का टाइम होता है ये जनरली बहुत नाजुक टाइम होता है। इस समय अगर आप कोई डिमांड रखते हो तो उसको मान लेने के चांसेस जनरली हाई होते हैं। आज भी आप नोटिस करोगे कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं किसी भी देश के अंदर, किसी राज्य के, किसी देश के, तो इलेक्शन के जस्ट पहले अगर आपको कोई बातें मनवानी है, किसी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है उसको सरकार के सामने लाना है, तो इस समय ज़्यादा ये सारी चीज़ें उठने लगती हैं, क्योंकि पता है कि सरकार का इलेक्शन आने वाला है। अगर सरकार चाहती है कि वो वापस इलेक्ट हो तो इन डिमांड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। यही उस समय के रोमन सोल्जर सोच रहे थे। टाइबेरियस एम्परर बन रहे थे तो इस समय डिमांड्स रखेंगे तो शायद बात बन सकती है।
उनकी शिकायतें ये थी कि हमारी नौकरी बहुत मुश्किल है, हम कहाँ कहाँ कैंपेन पे जाते हैं, सालों सालों अपने कभी घर आते ही नहीं वापस, उसके ऊपर से बहुत जोखिम भरा काम है ऑब्वियसली। फिर हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए हम जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, आर्मर वगैरह, इक्विपमेंट, सब कुछ के पैसे हमसे ही लिए जा रहे हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम जो हमको पैसे या ज़मीन मिलनी है, ज़मीन ऐसी जगह पे दी जा रही है जहाँ पे दलदल है, खेती हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर से हमको रिटायर ही नहीं होने दिया जा रहा। हमारी सर्विस कहने के लिए 20 साल है पर हमको 30-40 साल हमको सर्विस में रखा जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक बगावत कर दी। इतनी बुरी हालत हो गई कि जो एम्परर बने थे टाइबेरियस, उन्होंने अपने बेटे को रोम के सबसे इलीट सोल्जर्स, जिनको प्रिटोरियन गार्ड कहते हैं, उनकी एक टुकड़ी के साथ इन सोल्जर्स को, इन 3 लीजेंस को मनाने के लिए भेजा कि भाई आपकी डिमांड्स देखी जाएंगी। पर ये जो बंदा यहाँ पे आया था, एम्परर का बेटा, इसके पास कोई खास पावर नहीं थी कोई एक्चुअली वादा करने की, तो बस उसने बस समझाया लोगों को, पर ये म्यूटिनी को शांत नहीं कर पाया। ये बगावत एक्चुअली खत्म कैसे हुई, इसके बारे में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मैं। तो वापस वहीं चलते हैं कि रोमन फौजी की फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी खराब थी। जब रोमन फौजी मरता था तो क्या होता था? अगर उसने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं बनाई है तो रोमन लॉ उसकी लीगल फैमिली के हाथ में सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा एस्टेट दे देता था। अगर उसके फादर जिंदा हैं तो उनके पास, या उनके भाइयों के पास, या फादर के साइड पे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके पास। जिस औरत के साथ वो फौजी रहता था उसे कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि लीगली उसकी वाइफ कभी थी ही नहीं। बच्चों को कुछ नहीं मिलता था क्योंकि इलेजिटिमेट बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होते थे। उसकी सेविंग्स 1000 किलोमीटर दूर बैठे उस भाई के पास जा सकती थी जिसे उसने 20 साल से देखा भी नहीं था, जबकि जिस फैमिली को उसने सालों तक रोज़ खिलाया पिलाया था, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, उनके पास सिर्फ वही रहता था जो उसने जिंदा रहते हुए खुद से उनको दिया था। इससे बचने का बस एक ही रास्ता था। रोम अपने सोल्जर्स को मरने से पहले एक अजीब तरीके का पेपर वर्क करने की इजाज़त देता था, जिसे टेस्टामेंटम मिलिटस यानी सोल्जर्स विल कहते हैं। एक मोम की टैबलेट पे साथी फौजियों के सामने अगर कुछ लिख दिया आपने अपने विल से रिलेटेड, उतना काफ़ी था। और क्योंकि एक सोल्जर किसी को भी अपना लीगल वारिस बना सकता था, तो ये इकलौता ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था जो मैरिज बैन की जो दीवार थी उसके पार जाके उसकी फैमिली को, उसकी बीवी को, बच्चों को पैसा भेज सकता था। तो अगर सोल्जर ने मरने से पहले ये पेपर वर्क कर लिया है, ये विल बना ली है, और उसकी वाइफ लीगली उसकी वाइफ नहीं है, पर क्योंकि उसने पेपर वर्क किया हुआ है, तो उसके मरने के बाद, उसके सारे कर्जे चुकाने के बाद जो बचता था, उसकी वाइफ उसे इनहेरिट कर सकती थी। रोम जैसी हाईली ऑर्गेनाइज मिलिट्री के पास 100 सालों तक अपने फैमिली तक पैसा पहुंचाने का यही एक सिस्टम था कि मरने से पहले ये पेपर वर्क कर लो आप। फिर अगस्त 119 सीई में रोमन एम्परर हेड्रियन ने इस प्रॉब्लम के एक स्पेसिफिक हिस्से को सॉल्व किया। उन्होंने इजिप्ट के रोमन गवर्नर को एक लेटर भेजा जिसे पब्लिकली लगा दिया गया ताकि सोल्जर्स भी उसे पढ़ सकें। उसमें हेड्रियन ने एक रूल बनाया कि रोमन सोल्जर के बच्चे, भले ही लॉ उनको चाहे इलेजिटिमेट मानता हो, अब अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस रूल ने सब कुछ ठीक कर दिया, क्योंकि अभी भी रोमन लॉ के हिसाब से रोमन सोल्जर की वाइफ उसकी लेजिटिमेट वाइफ नहीं मानी जा रही थी, और अगर सोल्जर ने मरने से पहले उस वसीयत में वाइफ का नाम नहीं लिखा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। पर जो वर्स्ट के सिनेरियो था एक सोल्जर के लिए कि उसकी मौत हो गई और उसने मरने से पहले कोई पेपर वर्क नहीं किया है, इस सिचुएशन में उसके बच्चों को इनहेरिट करने का अधिकार मिल गया था। तो ये एक छोटी सी रियायत थी, इसने पूरी तरह दीवार को गिराया नहीं, पर उस दीवार में एक छोटा छेद किया। अभी तक की जो भी चीजें की जा रही थी ये सब कुछ सिटीजन सोल्जर्स के बारे में था। वो लोग जो लीजेंस में एनलिस्ट होने से पहले से ही रोमन सिटीजनशिप रखते थे। लेकिन रोम की लगभग आधी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो सिटीजन्स नहीं थी, उनके लिए ये दीवार और भी ऊंची थी। लीजेंस के साथ साथ ऑक्सिलिया भी रोमन आर्मी में सर्व करती थी, यानी प्रोविंसेस से रिक्रूट किए गए वो लोग जिनके पास पहले से रोमन सिटीजनशिप नहीं थी। उनके सर्विस का टर्म और भी लंबा था, 25 साल। पर अगर ये 25 साल वाला टाइम कंप्लीट कर लिया और रिटायरमेंट का मौका मिल गया आपको, तो उनका रिवॉर्ड और बड़ा होता था। ऑनरेबल डिस्चार्ज पर एक ऑक्सिलरी सोल्जर को एक डिप्लोमा मिलता था। इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से उसको और उसकी फैमिली को रोमन सिटीजनशिप का अधिकार मिल जाता था। तो सोल्जर एक रोमन सिटीजन बन जाता था। और कॉन्युबियम यानी एक वैलिड मैरिज का लीगल राइट, इसका मतलब था जिस औरत के साथ वो पहले से ही रह रहा था उसे रिट्रोएक्टिवली उसकी वाइफ मान लिया जाता था। उसके बच्चे भी सिटीजन बन जाते थे और उसके बाद उनके डिसेंडेंट्स भी। लगभग 140 सीई तक हेड्रियन के सक्सेसर एंटोनियस पायस के रीन के दौरान इन डिप्लोमास की स्टैंडर्ड वर्डिंग बदल दी गई।
उस डेट से पहले सोल्जर के जितने भी पहले से बच्चे होते थे जो उसके 25 साल के सर्विस के दौरान पैदा हुए थे, उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया जाता था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ डिस्चार्ज के बाद पैदा होने वाले बच्चों को ही ऑटोमेटिकली काउंट किया गया। जिन बच्चों को वो पूरे टाइम फोर्ट सेटलमेंट्स के बाहर उनके साथ रह रहे थे, उनका पालन पोषण कर रहे थे, उनको काउंट नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि वो रोमन एम्परर चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं, जो लेजिटिमेट नहीं है रोम की सरकार की नज़रों में, वो खुद सर्विस को ज्वाइन करें और वो 25 साल की सर्विस कंप्लीट करें और फिर सिटीजनशिप हासिल करें। ये जो दीवार थी ये फाइनली गिरी 197 सीई में। सेप्टिमियस सेवेरस पैदाइशी राजा नहीं था, वो सिविल वॉर में लड़कर वहां तक पहुंचा था और पूरे रास्ते अपनी लीजेंस की लॉयल्टी के दम पर आगे बढ़ा था। एक बार जब उसने पावर सिक्योर कर ली तो उसने मिलिट्री पे पर काफ़ी ध्यान दिया और फिर एक ऐसा काम किया जो ऑगस्टस के टाइम से लगभग 200 सालों में किसी एम्परर ने नहीं किया था। सेवेरस ने सर्विंग सोल्जर्स को अपनी वाइफ्स के साथ रहने की परमिशन दे दी, वो चीज़ जिसके बारे में पहले की रोमन लीडरशिप हमेशा कहती थी कि ये मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए बहुत खतरनाक होगा। फाइनली 200 साल लग गए, पर अल्टीमेटली रोम ने इस बात को स्वीकार किया कि फौजियों की जो बीवियां हैं, उनके जो बच्चे हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं, सालों साल बिता रहे हैं, जानते हैं सब लोग कि उनकी बीवियां हैं, उनके परिवार हैं, पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था लॉ के अंदर। उनको फाइनली एक्सेप्ट किया गया और ये माना गया कि सोल्जर अगर सर्व भी कर रहा है और शादी भी की हुई है तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी जो लॉयल्टी है अपने देश के प्रति, अपने रोम के प्रति, वो कम नहीं होगी। अब वापस चलते हैं उसी बगावत पे जो 14 सीई में हुई थी और जिसकी वजह से इतना सारा बवाल शुरू हुआ था। टाइबेरियस ने अपने बेटे को भेजा प्रिटोरियन गार्ड के साथ। अब जो 15,000 फौजी थे यहाँ पे, उन्होंने फाइनली कह दिया कि हम इस बगावत को बंद करते हैं, क्योंकि एक लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण लग गया था। रोमन सोल्जर्स को लग रहा था कि इतने मुश्किल टाइम पे जब उनके एम्परर की मौत हुई है तब ये लोग बगावत कर रहे हैं और इसीलिए इस समय ग्रहण आ गया, क्योंकि भगवान उनको पनिश करना चाहते हैं। इसकी वजह से सोल्जर्स को लगने लगा कि ये बगावत करने का सही टाइम नहीं है। तो इन रोमन सोल्जर्स ने खुद से, जो पर्सिनियस था जिसने बगावत शुरू करवाई थी, उनको सौंप दिया अथॉरिटीज़ को और पर्सिनियस को सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस तरह से इस म्यूटिनी के जो लीडर्स थे उन सबको या तो अरेस्ट कर लिया गया या मार दिया गया और अपने आप ये म्यूटिनी शांत हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया, आगे आने वाले सालों में 200 साल लग गए, पर अल्टीमेटली रोमन्स ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो औरतें, जो बच्चे रोमन सोल्जर के साथ रहते हैं वो लीगली उनके वारिस हो सकते हैं। किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए आप जानते हैं कि उसकी फ़ौज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और फ़ौज तब ढंग से काम कर पाती है जब आपके फ़ौजी संतुष्ट हों। अगर फ़ौजी को ऐसा लग रहा है कि उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है और जो उसको पे मिल रही है, जो उसको रिटायरमेंट का पैकेज है वो ढंग से नहीं मिल रहा है, अगर सोल्जर लाइन ऑफ ड्यूटी में देश की सेवा करते समय उसकी मौत हो जाती है, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें उस सोल्जर के मोराल को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। मैंने यहाँ पे रोमन हिस्ट्री की बात की, पर ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बात है। आज भी 21वीं सदी में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे फौजियों की नाराज़गी की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं आपको एक रिलेटिवली रिसेंट एग्जांपल बताऊं तो 2009 में बांग्लादेश के अंदर फरवरी के महीने में एक म्यूटिनी हो गई थी, जब बॉर्डर गार्ड्स ने इस बात पे कंप्लेन की थी कि उनकी लिविंग कंडीशंस जैसी हैं, जैसी उनको पे मिल रही है, वो ठीक नहीं है, इसको सही किया जाना चाहिए। अपने ऑफिसर्स के खिलाफ भी उनकी बहुत सारी शिकायतें थी। तो एक 33 आवर्स तक एक म्यूटिनी चली थी और सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। मीडिया में बात आती है कि सोल्जर्स ने म्यूटिनी इसलिए की क्योंकि उनको अपनी सैलरी से, अपनी जो उनकी कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, उससे बहुत कंप्लेंट्स थी और बहुत भ्रष्टाचार की वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जो आर्मी के लोगों को मिलती हैं। पर एक दूसरा साइड इसका ये भी है कि जो उस समय की रूलिंग गवर्नमेंट थी उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी और उनको डिसमेंटल करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए ये म्यूटिनी करवाई गई थी। पर अल्टीमेटली बात यह है कि इस म्यूटिनी का एक इंटीग्रल एस्पेक्ट ये था कि सोल्जर्स अपनी सैलरी से या उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उससे संतुष्ट नहीं थे। और जब ऐसा होता है, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जब इस तरह से असंतुष्ट हो जाती हैं, तो ये आपके देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरे वाली बात होती है। तो ये बात थी रोमन फौजियों की। अगर उनकी मौत होती थी तो उनकी मौत के बाद उनकी फैमिलीज का क्या होता था। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में समझना चाहते हैं, पॉलिसी लेने से पहले क्या क्या बातें देखनी चाहिए, ये सारी बातें अगर आप समझना चाहते हैं तो डिट्टो की मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।